साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है बूस्टर टेस्ट सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में धागा पुतलियों या डोरी से चलाई जाने वाली पुतलियों की समृद्ध तथा प्राचीन परंपरा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी धागा पुतली के प्रकार हैं? जो कठपुतली आप देखते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 कठपुतली की बात की गई है। कठपुतली है, गोम्बेट्टा है, बोमलट्टम है, रावण छाया। तो इसमें से कठपुतली कठपुतली आपकी ये राजस्थान में प्रचलित है। गोयमबेट्टा गोयमबेट्टा जो है आपकी उड़ीसा सॉरी कर्नाटक में। बोमलट्टम ये आपका तमिलनाडु में। ये तीनों का संबंध जो है धागा पुतली से है। परंतु रावण छाया जो कि उड़ीसा से संबंधित है, ये एक प्रकार की छाया पुतलियां हैं। उड़ीसा की रावण छाया सर्वाधिक नाटकीय द्वारा छाया पुतली होती है। ये पुतलियां एकहरी होती हैं तथा इनमें कोई भी संधि नहीं होती है। एक आपका धागा पुतली का एक प्रकार और है, क्या है? कुंढेई। कुंढेई कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा आपका धागा पुतली के प्रकार है और तीसरा छाया पुतली का प्रकार है। तीसरा नहीं, चौथा। ध्यान रखिएगा, कई बार मिलान करने के लिए आता है। कठपुतली राजस्थान का है, गोयम्बट्टा कर्नाटक का है, बोमलट्टम तमिलनाडु का है, कुंढेई उड़ीसा का है, कुंढेई उड़ीसा का है, रावण छाया भी उड़ीसा का है। आगे बात करते हैं। चोल काल की प्रसिद्ध नटराज कांस्य प्रतिमा में शिव भुजंग त्रिशिता मुद्रा में खड़े हैं। यह मुद्रा क्या दर्शाती है? 4 चीजें बताई गई। पहला, लौकिक जगत के अंत को नहीं, उपासक के मन से भ्रम दूर करने को, बिल्कुल सही है। तीसरा, दानव अपस्मार की पराजय के उत्सव को नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मध्य संतुलन को नहीं। देखिए, चोल काल की इस कांस्य मूर्तिकला में शिव को अपने दाहिने पैर पर स्वयं को संतुलित करते हुए तथा अपने उसी पैर से अज्ञानता या विस्मित के दानव अपस्मार को कुचलते हुए दिखाया गया। उसी समय वह भुजंग त्रसिता की मुद्रा में अपने बाएं पैर को ऊपर उठाए हुए हैं। ठीक है, दाहिने पैर पे खड़े हैं, बाएं को ऊपर उठाए हैं। यह तिरोभाव का प्रतिनिधित्व करता है और उपासक के मन से माया या भ्रम के आवरण को दूर करना प्रदर्शित करता है। अगला है सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, सामाजिक अंकेक्षण एक नागरिक आधारित निगरानी प्रणाली है जिसमें लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करते हैं। यह कथन आपका सही है। दूसरा, भारत में पहली बार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामाजिक अंकेक्षण को वैधानिक दर्जा दिया गया था। नहीं, भारत में पहली बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा, मेघालय सामाजिक अंकेक्षण पर कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था 2017 में। तो आपका पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा या से सही है। 3 कथन है। ध्यान रखिएगा, लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में हुआ था। पहला, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। सही है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। यह भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, इस सम्मेलन की चर्चा ने अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया। नहीं, क्यों? क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला 1930, फिर 31, फिर 32। तीसरा जब होता है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा ने अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 का मार्ग प्रशस्त किया था, इसलिए तीसरा कथन गलत है। पहला दूसरा सही, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर निर्मित होते हैं। देखिए, पश्चिमी तटों पर भी होते हैं, परंतु मुख्यतः ये कहाँ होते हैं? पूर्वी तटों पर होते हैं। देखिए, हालांकि चक्रवात भारत के पूरे तट को प्रभावित करते हैं, लेकिन पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट इनके प्रति अधिक प्रणव होते हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा आते हैं पूर्वी तटों पर। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही होगा। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति प्रतिकूल कारक है। प्रतिकूल, अनुकूल की बात नहीं, प्रतिकूल कारक है, मतलब कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं। ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति आवश्यक कारक है। कोरियोलिसिस बल के अभाव में चक्रवात प्रणाली का निम्न दबाव समाप्त हो जाएगा। वास्तव में कोरियोलिसिस बल ही चक्रवाती प्रणाली को सकेंद्रित चक्रण जो होता है, सेंट्रलाइज जो आपका चक्रण होता है, वो प्रदान करता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिसिस बल का मान 0 होता है और यह अक्षांश के साथ बढ़ता जाता है।
चूंकि देखिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है, शून्य होता है, तो कॉर्योलिस बल की अनुपस्थिति के कारण भूमध्य रेखा पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए विकल्प हो जाएगा। अगला कथन है, अगला प्रश्न है कि वन सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह मध्य प्रांत और बरार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, यह कथन सही है। दूसरा, 1930 के टाइम में दूसरा, आदिवासियों सहित किसानों ने वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले वन कानूनों की अवहेलना की। ये सही है, ठीक है, ये कथन आपका सही है। देखिए तीसरा, सेठ गोविंद दास इस सत्याग्रह में मुख्य भागीदार थे। देखिए सेठ गोविंद दास थे, रविशंकर शुक्ल थे, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये प्रमुख भागीदार थे। तो तीन के तीनों कथन क्या है, सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हालांकि प्रारंभ में गांधी जी इस प्रकार के सत्याग्रह से आशंकित थे, लेकिन बाद में मोतीलाल नेहरू से सलाह लेने के बाद इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। आगे चलते हैं। अगला है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। सही है। दूसरा कथन, ईपीएफओ नामांकन भारत में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का अनुमान लगाने के लिए एक मापक प्रदान करता है। ये भी सही है। तीसरा, इसने एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता को पीएफ खातों की पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरुआत की है। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा 1 2 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कांग्रेस के प्रारंभिक चरण का या के उद्देश्य थे। 3 कथन दिए गए। पहला, राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए साझे राजनीतिक मंच का सृजन करना। ये सही है, कांग्रेस का प्रारंभिक चरणों का उद्देश्य था ये। दूसरा, साझे आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु लोगों को एकजुट करने और के लिए सरकार के समक्ष लोकप्रिय मांगे प्रस्तुत करना। ये भी सही है। तीसरा, देश के लिए आवश्यक विभिन्न सामाजिक सुधारों के प्रश्नों को उठाना, उन पर चर्चा करना, ये कांग्रेस के प्रारंभिक चरण का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए बी विकल्प 1 और 2 हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में। कैबिनेट मिशन योजना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कैबिनेट मिशन योजना जो है किस सन में की बात थी, ये किस वर्ष का घटनाक्रम है ये। तो कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, इसके द्वारा अविभाजित भारत की अनुशंसा करते हुए मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी अस्वीकृत कर दिया था। दूसरा, इसमें प्रावधान किया गया कि अंतरिम मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीयों के। सही है, इसमें वायसराय द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाएगा। तीसरा, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नहीं, शिमला सम्मेलन का जो आयोजन है वो बेबल योजना पर विचार विमर्श के लिए किया गया था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 3 कथन दिए गए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक अंतर सरकारी निकाय है। बिल्कुल सही है। यह एक वैज्ञानिक निकाय है तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्वयं अनुसंधान करता नहीं। यह एक वैज्ञानिक निकाय है परंतु यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्वयं अनुसंधान नहीं करता, इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा, आईपीडब्ल्यूसी का सदस्य बनने हेतु किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र अथवा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है। सही है, तो पहला तीसरा सही है, ए विकल्प हो जाएगा 1 और 3। देखिए ये जो आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, इसका गठन जो है, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ के द्वारा 1988 में किया गया था, 1988 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में वित्तीय बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, ट्रेजरी बिल पूंजी बाजार का एक उपकरण है जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक होती है। नहीं, यह कथन गलत है। ट्रेजरी बिल या टी बिल मुद्रा बाजार मनी मार्केट का एक उपकरण है। इसे भारत सरकार द्वारा अल्पावधिक ऋण उपकरण के रूप में जारी किया जाता है। वर्तमान में इसे 3 अवधियों 91 दिन 91 डेज, 182 दिन 182 डेज और 364 दिन 364 डेज के लिए जारी किया जाता है। राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिन्हें राज्य विकास ऋण स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एसडीएल कहा जाता है। ठीक है, तो पहला कथन आपका क्या है, गलत। दूसरा, भारत में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सकती हैं। बिल्कुल, अभी हमने एक बात की कि राज्य विकास ऋण जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है दूसरा कथन सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय भू विरासत स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इन स्थलों की घोषणा संरक्षण एवं रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। नहीं,
भू विरासत स्थलों, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा, इन स्थलों का संरक्षण एवं रखरखाव खान और की घोषणा और इन स्थलों का संरक्षण एवं रखरखाव जो है वो खान मंत्रालय जो माइन मिनिस्ट्रीज है के अधीन कार्यरत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए पहला कथन आपका क्या है, गलत है। दूसरा, भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय भू विरासत स्थल राजस्थान में अवस्थित है। वर्तमान में 34 से ज़्यादा यहाँ पर आपके राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है, जिसमें से 10 से अधिक जो है आपके राजस्थान में ही है। तो इसलिए सर्वाधिक यहीं पर है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कथन है, अगला प्रश्न है कि शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था जो थी, ठीक है, अष्टप्रधान व्यवस्था जो मंत्रियों की एक परिषद थी में आमात्य का पद निम्नलिखित में से किसके लिए नियुक्त किया जाता था। तो आमात्य होता था महालेखाकार को आमात्य कहा गया है। और सेनापति के लिए सरे नौबत शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री जो पेशवा होते थे वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे, अर्थव्यवस्था सामान्य प्रशासन का कार्य करते थे, ठीक है। और सुमंत जो होते थे समारोह का स्वामी होता था, न्यायाधीश न्याय का, पंडित राव धर्मार्थ एवं धार्मिक प्रशासन का। आगे चलते हैं। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। कई बार आप पेपर में या न्यूज़पेपर में इसको देखते होंगे, प्रगति शब्द आता रहता है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दो कथन है। पहला, यह केवल केंद्र सरकार की परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी की समीक्षा करता नहीं, केंद्र और कुछ राज्यों को चिन्हित जो राज्य सरकार की कुछ चिन्हित योजनाओं या परियोजनाओं की भी निगरानी करता है। तो पहला कथन गलत हो गया इसलिए। दूसरा, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू स्थानिक तकनीक दोनों का उपयोग करता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के से संबद्ध नवीनतम वाद और उसके निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 वाद या केस हैं। पहला, नवतेज सिंह जौहर वाद 2018, इसका संबंध समलैंगिकता को गैर आपराधिक घोषित करने से, सही है। के.एम. पुट्टास्वामी वाद 2018, आधार की संवैधानिक वैधता की अभिपुष्टि करने से संबंधित है, सही है। जोसेफ साइन वाद 2018, व्यभिचार को दंडनीय अपराध की श्रेणी से हटाने के संबंध में। तीन के तीनों चीज़ें क्या हैं यहाँ पे सुमेलित हैं, इसलिए 1 2 3 डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। पहला, महासागरों में वार्षिक तापांतर स्थल की तुलना में जमीन की तुलना में कम होता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, अक्षांशों में वृद्धि के साथ तापमान में एक निश्चित दर से कमी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराओं तथा पवनों और वायु राशियों के कारण अक्षांशों में वृद्धि के साथ महासागरीय तापमान में नियत रूप से कमी नहीं होती है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा, गहराई के साथ तापमान में समान रूप से कमी होती है, नहीं, ये भी कथन गलत है। महासागरों का तापमान गहराई के साथ लंबवत रूप से वर्टिकल रूप में परिवर्तित होता है। यह शुरू के 1200 फीट तक तेजी से घटता है, तत्पश्चात उसके बाद 3000 फीट की गहराई तक तापमान में कमी की दर अत्यधिक कम हो जाती है। इसके पश्चात तापमान में कमी शायद ही दर्ज की जाती है। इस प्रकार गहराई के साथ तापमान में समान रूप से कमी नहीं होती, कमी होती है परंतु समान रूप से नहीं होती है, इसलिए ये कथन भी गलत है। तो केवल पहला सही है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष के बारे में। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष, यह शॉर्ट में CAF कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इन निधियों का प्रयोग मुख्य रूप से वन आवरण की छत की प्रतिपूर्ति हेतु वनीकरण एवं वन पारिस्थितिक तंत्र के पुनरुत्थान के लिए किया जाएगा, सही है। देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत ये सारी प्रावधान किए गए। तो पहला कथन आपका सही। दूसरा, इसे भारत की लोक लेखा के तहत स्थापित किया गया है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन क्या है, सही है, सी विकल्प हो जाएगा। देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 दो तदर्थ संस्थानों, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर क्या है, भारत की लोक लेखा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष, और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष को वैधानिक स्थिति प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और राज्य कोष के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। आगे चलते हैं। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्का ढलाई संबंधी कार्य के संचालन हेतु नोडल प्राधिकरण है। तो चार विकल्प हैं, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय नहीं, मुद्रा प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही है। डी, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं। देखिए, सिक्के ढलाई की अधिकारिता केवल भारत सरकार को प्राप्त है, RBI को नहीं। कोई भी सिक्का ढाला जाएगा तो वो भारत सरकार ढालेगी। यह दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम
6 के अनुसार भारत को सौंपा गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का करेंसी और सिक्का निर्माण प्रभाग जो है भारत में सिक्का ढलाई संबंधी कार्य के संचालन हेतु नोडल प्राधिकरण है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के टकसालों जैसे कि मुंबई, कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और हैदराबाद का ही चिरियापल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा में की जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार, आरबीआई के अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ठीक है, ढलाई के कार्य तो भारत सरकार करेगी, परंतु परिचालन में जब लाएंगे, मतलब लोगों को चलाने के लिए, इसका यूज करने के लिए, ये कार्य रिजर्व बैंक करता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।